हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अनबॉक्सिंग एग्ज़ाम चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 अभी इस वर्ष होगा, उसमें जो पार्ट सी ऐड किया गया है, जिसके टोटल 10 सवालों की बात की गई है जो 5 मार्क्स के होंगे, यानी 75 में से टोटल 5 मार्क्स का जो पार्ट सी है, उसके लिए हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये पहली बार जुड़ा है, इसलिए इसको लेके थोड़ी क्वेरी भी है, थोड़ी अनसर्टेनिटी भी है। फिर भी हम जो राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा हमें उपलब्ध कराया जा रहा है, उस मैटर के साथ ही साथ महिला और बच्चों से जुड़े हुए जो लीगल ओपिनियन, लीगल एक्ट हैं, हम उनकी यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा चैनल अनबॉक्सिंग एग्ज़ाम है। अगर आप कांस्टेबल पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ के वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाले हैं। सबसे पहले हिंसा की डेफिनेशन, जो इन एक्ट की प्राइमरी डेफिनेशन होती है, स्वयं किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय। 4, स्वयं किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति के प्रयोग को हिंसा कहते हैं। तो ये एक हिंसा की जनरलाइज्ड डेफिनेशन है। हिंसा से मिलता जुलता ही शब्द अपराध होता है, लेकिन थोड़ा अलग है। उसकी डेफिनेशन देखते हैं। जानबूझकर किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो समाज विरोधी हो या किसी भी प्रकार से समाज द्वारा निर्धारित आचरण का उल्लंघन करता हो, अथवा जिसके लिए दोषी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता IPC इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत कानून द्वारा निर्धारित दंड दिया जा सकता है, वो अपराध कहलाता है। अपराध वही होगा जिसके लिए IPC में किसी न किसी प्रकार की सज़ा मेंशन हो, या हमारे समाज ने जो एक आचरण, एक पैमाना निर्धारित कर रखा है, वो किसी भी रूप से उसका उल्लंघन करता हो। हिंसा और अपराध दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अब आपने दोनों परिभाषाओं से देख ही लिया है। अब आते हैं महिला और बच्चों से संबंधित अपराध, जो इस बार नए सेक्शन के रूप में जोड़े गए हैं। महिला संबंधी अपराध महिलाओं से संबंधित अपराधों की श्रेणी में उनके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक उत्पीड़न। अब कल सवाल आ सकता है कांस्टेबल में, कितने प्रकार के उत्पीड़नों को भारतीय IPC, भारतीय दंड संहिता में मेंशन किया गया है? तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक तथा शोषण से संबंधित अपराध। ये तो उत्पीड़न के 4 प्रकार थे। इसके अलावा उनका किसी भी प्रकार से अगर शोषण किया जा रहा है तो वह भी इसमें मेंशन है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार प्रतिवर्ष महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की संख्या लगभग 3 लाख से अधिक है। यानी एक वर्ष में महिला, उससे उत्पीड़न या शोषण से जुड़े हुए जो अपराध हैं, उनकी संख्या भारतीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 3 लाख से अधिक है। फिर राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो 2015 का एक डाटा भारतीय राजस्थान पुलिस ने शेयर किया है, जो हो सकता है उससे सवाल बनाने के चांसेज भी बने। भारत में औसतन प्रत्येक घंटे एक महिला दहेज के कारणों से मौत की शिकार होती है। मतलब दहेज हत्या लगभग प्रत्येक घंटे एक महिला की हो रही है। कहाँ? भारत में। ये राजस्थान नहीं है। यहाँ कंफ्यूज मत होना, हम जल्दबाजी में पढ़ के जाते हैं, फिर हम आगे जाके सिमिलर से सवालों में गलत कर देते हैं। वहीं भारत की लगभग 70% विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती है। यानी 70% महिलाएं भारत में घरेलू हिंसा का शिकार होती है। अतः महिला संबंधी अपराधों को रोकने, उनसे निपटने तथा उन अपराधों से महिलाओं के संरक्षण के लिए भारत में कुछ कानून बनाए गए। तो उनकी समराइज यहाँ शुरू करेंगे हम। ये पहला वीडियो है। इसी वीडियो की अगली सीरीज में आगे इसको और इलेबोरेट करके बताया जाएगा। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की अपडेशन मिले। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो की सूचना समय पे मिल जाए। 1950 में भारतीय संविधान में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य को यह अधिकार दिया गया कि वह स्त्रियों और बालकों के कल्याण के लिए विशेष उपाय कर सकता है। तो यहाँ डेफिनेशन ये कहती है कि IPC के अलावा अगर स्टेट
वीमेन और चाइल्ड वेलफेयर के लिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहता है तो उसे सेंटर की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये बात हमने हमारे भारतीय संविधान में ही मेंशन कर दी। भारतीय दंड संहिता आईपीसी जिसको हम कहते हैं, जिसके द्वारा अपराध का सज़ा का पैमाना निर्धारित किया जाता है, महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं। कौन से हैं? धारा 356 जिसमें क्या है, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। कैसे? धारा 356 में स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर या तो आपने हमला किया या किसी ने आपराधिक बल का प्रयोग किया है तो वह अपराध है। धारा 354A यौन उत्पीड़न के लिए सजा कहती है। धारा 354B बलपूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना। तो अब आप पुलिस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको आगे इन धाराओं का बहुत ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन राजस्थान पुलिस विभाग चाहता है कि जब आप परीक्षा के दौर से भी गुजरें तो आपको कानून की एक सामान्य समझ तो होनी चाहिए। वहीं धारा 354C महिलाओं के ताक झांक करना, उनको बार बार देखना, छत के ऊपर से देखना, गली में से गुजरती हुई को देखना। धारा 354D उनका पीछा करना। और धारा 509 शब्द क्या है? ये शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी भी स्त्री की लज्जा का अनादर करने से आशयित है। मतलब हम ऐसा कोई भी शब्द बोल लें, हम ऐसा कोई भी अंग विक्षेप करें या ऐसा कार्य करें जो स्त्री की लज्जा यानी उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो शर्म है, उसका अनादर करे तो धारा 509 के तहत वो एक अपराध है। उपरोक्त सभी धाराओं में कठोर कारावास की सज़ा, जुर्माने अथवा दोनों के प्रावधान है। कितनी सज़ा है ये हम आपको आगामी आने वाले वीडियोज़ में जब इन सेक्शन को इलेबोरेट करके बताएंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे। भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम, पहले अधिनियम चल रहा था लेकिन संशोधन किया, स्पेशली वेलफेयर ऑफ वीमेन, महिलाओं के उत्थान के लिए देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, खासकर यौन उत्पीड़न से संबंधित अपराधों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए यह संशोधित अधिनियम वर्ष 2018 में लागू किया गया है। अब इसमें कुछ नए क्लॉज जोड़े हैं जो जनरल आईपीसी थी भारतीय दंड संहिता, उसमें वो नहीं थे। कौन से आइए उनको पढ़ते हैं। इसमें बलात्कार के मामलों में पीड़ित की मौत हो जाने या स्थायी रूप से उसके मृतप्राय हो जाने की स्थिति में मौत की सज़ा भी दी जा सकती है। यानी अगर बलात्कार से ऐसी परिस्थिति जनरेट होगी कि बलात्कार की पीड़िता की मौत होगी या वो कोमा में या ऐसे मेंटल या फिजिकल कंडीशन में चली गई जहां वो एक मात्र शरीर के रूप में ही बची है, तो ऐसे अपराध करने वाले को अब नए संशोधित अधिनियम में मौत की सज़ा का प्रावधान भी है। सामूहिक बलात्कार की स्थितियों में दोषियों के लिए धारा 376 का डी सेक्शन की सज़ा की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष। किस मामलों में? सामूहिक बलात्कार, इंडिविजुअल बलात्कार नहीं, उसके लिए अलग है। सामूहिक बलात्कार में मिनिमम 20 साल की सज़ा होगी जो बढ़ के आजीवन कारावास तक भी हो सकती है। उन परिस्थितियों को जज अपने हिसाब से विवेक से निर्णय लेंगे। कानून की सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 वर्ष है। ये एज समय समय पे अलग अलग आंदोलनों से, सोशल एक्टिविटीज से, सोशल मूवमेंट से चेंज होती रहती है, लेकिन वर्तमान में भारतीय कानून में यौन संबंध बनाने की जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है। महिलाओं का पीछा करने व ताक झांक करने पर कड़े दंड का प्रावधान है। ऐसे मामलों में पहली बार अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे जमानती अपराध की श्रेणी में है, मतलब उसे जमानत मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी का रिकॉर्ड आ गया कि ये आदतन है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार ये गलती करता है, बार बार महिलाओं का पीछा करता है, तो दूसरे बार इस अपराध को करने पर यह गैर जमानती श्रेणी का अपराध बन जाता है। कौन सा? महिलाओं का पीछा करना या ताक झांक करना। एक समाज में बड़ा ही विकृत चेहरा देखने को आता है, महिलाओं पर तेजाब से हमला किया जाता है। तो महिलाओं पर तेजाब से हमला करने वाले को 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान जो नया संशोधित 2018 में अधिनियम लागू हुआ है उसमें इसको 10 वर्ष की सज़ा दी गई है। साथ ही प्रबंध है कि सभी अस्पताल बलात्कार या तेजाब हमला पीड़ितों को तुरंत प्राथमिक सहायता या निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराएंगे
और अगर ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें सज़ा है जो न्यूनतम 7 वर्ष से लेके अधिकतम जज के विवेक पर निर्भर करेगी, न्यायमूर्ति निर्णय करेंगे। लेकिन अस्पताल की ये जिम्मेदारी है, अगर कोई बलात्कार पीड़िता या तेजाब पीड़िता आती है तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है कि वो उसका निःशुल्क उपचार करेंगे और उसे सभी संभव सहायता उपलब्ध कराएंगे। अब इसमें एक स्पेशल बात भी है कि ऐसा अपराध का दोषी व्यक्ति अगर पुलिस अधिकारी खुद हो या कोई लोक सेवक हो या सशस्त्र बल हो या पर मैनेजमेंट का प्रबंधन का कोई आदमी हो या अस्पताल का कर्मचारी हो तो उसे जेल के साथ साथ जुर्माने की सज़ा भी है। मतलब उतना जेल तो निश्चित है, उसके अलावा उसे जुर्माना भी लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन पद के व्यक्तियों पर जिम्मेदारी है कि लोग इन पे भरोसा करते हैं, लोग इनके पास मदद के रूप में जाते हैं। अगर यही शोषण करेंगे तो ये समाज में एक गलत छवि प्रस्तुत होगी। कानून में भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसमें भी संशोधन किया। पहले क्या था, बलात्कार पीड़ित महिला या यौनोत्पीड़ित महिला से जो सवाल जवाब होते थे उनसे वह इतना असहज हो जाती थी कि वो सामान्य रूप से इन सवालों से बचने के लिए पुलिस कार्रवाई से ही बचना पसंद करती थी। तो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब एविडेंस, मुझे प्रूफ देने हैं कि क्या घटना हुई थी, उसके तहत बलात्कार पीड़ितों को यदि वह स्थायी अथवा अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो गई, मतलब जो बुरी घटना उसके साथ बीती उसकी वजह से वह शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गई, तो वह अपना बयान दुभाषीय या तो जो उसकी भाषा को समझ रहा हो वो, या विशेष एजुकेटर जो ये लोग इशारा देख के जो बोल ना सकने वाले लोगों की भाषाओं को समझ के लिखवाते हैं, उनकी मदद से भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज करा सकती है। 2 चीज़ें हैं, दुभाषिया और स्पेशल एजुकेटर। यह अधिनियम संशोधित भारतीय दंड संहिता का एक अंग है जो ये मेंशन किया गया है। कांस्टेबल 2020 में कुछ कैटेगरी का स्पेशलाइजेशन किया गया है। जनरल, ओबीसी, एसबीसी इनको मिनिमम 40% मार्क्स लाने कंपलसरी है, तभी उनका आगे फिजिकल के लिए कॉल होगी। कट ऑफ इसके बाद ही बननी प्रारंभ होगी। मतलब 75 मार्क्स का जो टोटल पेपर है 150 सवालों का, उसमें से 30 मार्क्स आने ज़रूरी है कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एसबीसी, स्पेशल बैकवर्ड। वहीं एससी एसटी को मिनिमम 36% मार्क्स यानी 27, यहाँ 30 है यहाँ 27। अगर ये 27 मार्क्स एससी एसटी कैटेगरी का बच्चा लाएगा तो ही वह फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। तो हम यहाँ आपको जो सवाल करा रहे हैं वो 5 मार्क्स के, यानी 30 नंबर जो आपको प्राप्त करने हैं उनमें 5 नंबर के सेक्शन की हमने ये सीरीज प्रारंभ की है। तो लगभग हम आपको पूरा सिलेबस इतने अच्छे तरीके से कराएंगे कि कोई भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें उसके बारे में भी बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।